अस्सलाम वालेकुम। वीकली प्रॉफिट अपडेट के साथ मैं हूं अली आफ्ताब सईद और मेरे साथ हैं एडिटर प्रॉफिट मैगजीन खुरम हुसैन साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। आज के शो का जो ओपनिंग है वो मेरे ख्याल में ताहिरुल कादरी स्टाइल में होनी चाहिए कि मुबारक हो, पैसे आ रहे हैं। तो सर, क्या पैसे वाकई आ रहे हैं, आने लगे हैं, या अभी बस ये मुज़ाकरात में ही कोई मुस्बत पहलू आया है? मैं फरते जज्बात में रक्स पेश कर दूं या अभी मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखना? फिलहाल थोड़ा सा कंट्रोल रख लें, लेकिन मुबारकबाद बेशक देना शुरू कर दें। आप देख रहे होंगे कि मार्केट में ऑलरेडी डॉलर की वैल्यू जो है वो गिर रही है। ये होना था, ठीक है। वी ऑल न्यू के डॉलर जो 214 वगैरह पे पहुंचे, 212-13 पे पहुंच गया था ना इंटर बैंक मार्केट में, और ओपन मार्केट में मुझे बताया जा रहा है कि 219 तक पे लोग ले रहे थे। ये वो लोग थे जो अपनी बायोमेट्रिक नहीं करवाना चाह रहे थे, यानी कि उनके पास पैसे थे लेकिन वो किसी को पता नहीं लगना देना चाहते थे कि मेरे पास ये पैसे हैं, वो डॉलर्स में डाल रहे थे। तो उनको 219 पे भी मिल रहा था यहाँ कराची में। आई थिंक बाकी शहरों में मुख्तलिफ रेट होगा। और आज जो ओपन हुआ है 208 में सेलिंग रेट इन द ओपन मार्केट, आई मीन इन द इंटर बैंक मार्केट, और 208.50 पे सेलिंग इन द ओपन मार्केट। तो यानी कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का दोनों का एक ही रेट है। काफी गिरा है, 4 रुपए से ज्यादा गिरा है ओपनिंग से लेके अब तक। तो काफी ज्यादा है ये। एंड आई थिंक आने वाले दिनों में, आई डोंट नॉर्मली डू दिस, मैं नॉर्मली आगे फ्यूचर प्रोजेक्शंस इन चीजों के नहीं देता, स्टॉक्स कहाँ जा रहे हैं, एक्सचेंज रेट कहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कहना काफी आसान है कि ये मजीद और गिरेगा अभी, क्योंकि ये अली जिस लेवल पे पहुंचा हुआ था डॉलर, ये अननेचुरल लेवल थी। ये हमारे जो भी हालात हों, ये लेवल नहीं जस्टिफाई करते। और ये चीज नजर आ रही थी। एक चीज होती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियर कहते हैं उसे। तो आप इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हो, वो कह रहे होंगे रियर जो है इतना आउट है, रियर इतना इन है। तो वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात कर रहे होते हैं। वो नॉर्मल लेवल उसकी 96-97 होनी चाहिए। अगर डॉलर रुपी के अगेंस्ट मिसअलाइन हुआ हो तो ये 96-97 से या ऊपर चली जाएगी, विच मीन्स के रुपी जो है वो अंडर वैल्यू हुआ है, यानी कि आने वाले दिनों में डिवैल्यूएशन होनी है। और अगर रियर नीचे हो, 96-97 से नीचे हो, तो इसका मतलब होता है कि रुपी ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू हुआ है, यानी कि फिर आने वाले दिनों में रुपी की वैल्यू चढ़ेगी। आजकल रुपी जो 86 पे है, तो यू कैन इमेजिन कि अगर हम रियर पे ही चले तो कम से कम, आई मीन अराउंड, उम्मीद रख सकते हैं कि 10% के करीब उसकी जो वैल्यूएशन है वो मिसअलाइन हुई है फंडामेंटल से। तो 10% अब आप लगा लें, 214 का कितना बनता है, कोई 21 रुपए, 21.5 रुपए। तो यानी कि देयर इज एन आउटलाइंग पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा ये होगा, मैं कह रहा हूं कि अभी राइट नाउ जो डेटा है वो हमें बता रहा है कि एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि 20-21 रुपए तक गिर सकता है रुपया। ठीक है, ये गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो आप एक रूमर वो भी थी। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप 20-21 रुपए माइनस करें, जो अगर 214 की लेवल पे जब पहुंचा हुआ था, या 213 की लेवल पे, तो आप ये अर्ली 190 से बात कर रहे हैं, आप 192, 191। तो अब आई डोंट नो वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन अगर गुंजाइश वहां तक की है तो 208 से तो काफी और नीचे आएगा। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? एक रूमर मार्केट में थी कि शायद डॉलर अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। यू नो, पिछले दिनों आई थिंक 1-2 दिन पहले मैं बैंक ब्रांच में गया हुआ था किसी काम से, और जब भी मैं जाता हूँ ना तो हमेशा बैठ के बैंक मैनेजर से जरूर गपशप लगाता हूँ। वो थोड़ी बहुत वाकफियत लगा लेते हैं, वो बंदा वैसे ही वहां दफ्तर में बैठा हुआ बोर हो रहा होता है, तो वो बड़े अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को कि कोई आए और मुझसे बात कर रहा है आके, उनके काम के मतलब की बात, यानी कि इधर उधर की। तो मैं गपशप उससे लगा रहा था, वो कहता है बीच में कि खुरम साहब, मेरा सबसे बड़ा मसला आजकल जो है ना, डॉलर्स अरेंज करना है। मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं वो लोग आ रहे हैं और अपने अकाउंट से सारे डॉलर्स निकाल के कैश में घर लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये क्यों कर रहे हैं लोग? आई मीन डॉलर तो तब पीक पे था बिल्कुल, तो या तो वो बेच रहे हो, दैट मेड सेंस। 213-14 पे हो डॉलर, आप अपने अकाउंट से निकाल के जाके बेचते हैं, दैट मेक सेंस एक्चुअली। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, वो लोग लिटरली निकाल के घर लेके जा रहे हैं। और एकदम से जब मेरे पास 3 क्लाइंट्स आ जाए और कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 डॉलर मांग रहा हो कैश में, तो ब्रांच में तो इतने डॉलर्स कैश में नहीं पड़े होते, उनको मंगवाने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं मुझे उनको बताना पड़ता था कि अच्छा फिर आप ऐसा करें, कल आ जाएं, अभी मैं आपकी रिक्वेस्ट ले लेता हूं। तो वो वहां पे हंगामा डालना शुरू कर देंगे, क्या मतलब मेरे डॉलर नहीं है आपके पास, खत्म हो गए हैं।
तो कहते थे नहीं नहीं है लेकिन अरेंज करने पड़ेंगे, तो कह रहे हैं अच्छा ढूंढेंगे आप फिर मुझे देंगे, यानी कि एक रूटीन नॉर्मल चीज को एकदम से वो समझने लग जाए जैसे कोई हंगामी हालात की निशानी है। एंड वो बेचारा बैंक मैनेजर बड़ा परेशान था इन चीजों से। अब आई डोंट नो ये किस हद तक हो रहा है, लेकिन ये इस ब्रांच में तो वो कह रहा था कि बहुत ज्यादा लोग इस तरह कर रहे हैं। आई थिंक ये एक अफवाह फैली हुई थी। मैं भी उसे कह रहा था कि यार ये कहाँ से इनको आइडिया आया कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने वाले हैं, क्योंकि मैंने उसे पूछा क्या ये बेचने के लिए निकाल रहे हैं, कहता है नहीं उनको फिक्र है कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने वाले हैं, तो वो निकाल के कैश में घर लेके जा रहे हैं और घर पे रखेंगे उन्हें। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेट एम्फसाइज क्लियरली, कुछ नहीं होने वाला, कोई बैंक अकाउंट, डॉलर बैंक अकाउंट्स नहीं फ्रीज होने वाले। ये तो बड़ी इजी प्रिडिक्शन है देनी, ठीक है ना। लेकिन ये अफवाह फैली हुई थी एंड एज अ रिजल्ट इट वाज फ्यूलिंग द शॉर्टेजेस। एंड शॉर्टेजेस मार्केट में तो थी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से शुरू हुई थी, लेकिन ज्यादातर इंटरबैंक मार्केट में थी शॉर्टेजेस। तो अब बेचारे बैंक्स इसकी वजह से भी परेशान थे कि यार इंटर बैंक में वैसी शॉर्टेजेस हैं, और ये कम वक्त रिटेल सेवर्स जो हैं, जो एक इंटायरली डिफरेंट मार्केट है, वो पहुंच गए हैं तादाद में और आके अपने वो कैश मांग रहे हैं हमसे, कैश डॉलर्स वापस मांग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एलसीआर हमने खोल ली है, लेकिन ये सिचुएशन अभी रिवर्स हो रही है। वी हैव बॉटम्ड आउट अली। आप सुन रहे होंगे पिछले 6 हफ्तों से एक मंत्रा चल रहा है, मैं खुद ये बातें अपने मीडिया अपेयरेंसेस में कह रहा हूँ कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है उसको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तो यही थे वो मुश्किल फैसले जो हमने अभी देखे हैं। पेट्रोल प्राइस के साथ जो किया है, अभी मजीद और होना है इन द फॉर्म ऑफ पावर टैरिफ एडजस्टमेंट, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट। आज ही हम लोग अखबार में देख रहे हैं 14 रुपए पर यूनिट के इलेक्ट्रिक ने मांगा है फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में फॉर द मंथ ऑफ मे। यानी कि अभी अगर वो नेपरा ने ग्रांट कर दिया आज, तो जुलाई का जो बिल आएगा जिसमें मई के वो एरियाज फ्यूल कॉस्ट के रिकवर करेंगे, वो ठीक ठाक होगा 14 रुपए पर यूनिट। तो जो शख्स लेट से 1000 यूनिट कंज्यूम कर रहा है अपने बिल में, तो उसका 14,000 रुपए का उसी में बिल आने वाला है। तो ठीक ठाक अभी बिल्स आएंगे इसमें। ये सारे फैसले भी रह गए हैं पाइपलाइन में, ये होने हैं। लेकिन जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स थी, जो ज्यादातर आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स थी, एक्सपेंडिचर्स को कट करना, टैक्सेस रेज करना, वो 80% हो चुका है काम। एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग द अदर साइड कि ये मुश्किल फैसले करने के बाद फिर पाकिस्तान के डॉलर इनफ्लोज एक्टिवेट होंगे। और अब खबरें हम लोग यही सुन रहे हैं कि कैबिनेट ने $1 बिलियन के सुकूक बॉन्ड फ्लोट करने की इजाजत दे दी है, ठीक है। तो आई थिंक जैसे ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस होता है, मेरी तो एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट फॉरन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को एंटर करेगी बॉन्ड फ्लोट करने के लिए। उसके जो प्रोसीड्स हैं वो दिनों के अंदर अंदर आ जाते हैं। अब हम सुन रहे हैं कि $2.3 अरब चाइना से जो रोल ओवर हमारा होना था मार्च में और जो रुक गया था, इसी कंडीशन पे कि चाइनीज ने कहा था आप पहले आईएमएफ प्रोग्राम पे चढ़ें फिर आपको मिलेंगे, ये वाला मिलेगा रोल ओवर। अब वो भी रिलीज होने वाला है जैसे ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस हो जाए। उम्मीद यही है कि वो भी रिलीज हो जाएंगे। साथ साथ आईएमएफ के $1 अरब, तो सारे मिला के कितने आपके कोई लगभग 4-4.5 अरब डॉलर बन गए। एंड जब ये इनफ्लोज आने शुरू होंगे जुलाई से लेके अगस्त के दरमियान, और फिर उसके बाद सऊदी अरब से, तो सिचुएशन जो है एक्सचेंज रेट में, जो हमने जितनी वो चीजें देखी हैं होते हुए ना 213-14 पे तो गया है एक्सचेंज रेट, ये सिचुएशन बहुत तेजी से रिवर्स करेगी। लेकिन कहां तक जाएगी दैट्स इम्पॉसिबल टू से। वेल, नॉट इम्पॉसिबल, बट आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। बट नेवरदलेस इट सीम्स के वी आर नाउ क्लोज टू बॉटमिंग आउट, और अब स्टेबिलिटी जो है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट रिटर्निंग टू द सिस्टम। अच्छा सर, ये पेट्रोल की जो लेवी है ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी भी लोग कह रहे हैं कि वो अभी अप्लाई हुई नहीं है, अभी होनी है 10 रुपए अगले महीने, 5 रुपए उससे अगले महीने। इसके पीछे क्या चल रहा है? इसके पीछे चल रहा है, गवर्नमेंट ने आईएमएफ को एक कमिटमेंट दी थी कि हम 750 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मद में कलेक्ट करेंगे माली साल 2023 में। तो वो बनते हैं 12 महीने जो जुलाई में शुरू होंगे और अगले जून के एंड तक चलेंगे। आईएमएफ ने उनसे पूछा कि ठीक है आप शुरू कब करेंगे इस लेवी को इम्पोज करना। तो गवर्नमेंट ने उनको एक प्लान दिया इन रिटर्न, और प्लान ये था कि हम लोग अस्यूम कर रहे हैं कि हर महीने 2 बिलियन लीटर्स की सेल होएगी पेट्रोल एंड डीजल की प्रोडक्ट की, ठीक है। ये बेसिकली कंसिस्टेंट एक एवरेज आप निकाल लें पाकिस्तान की जो रहती है। उस पे उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग जनवरी के महीने में भी 50 रुपए पर लीटर लगा दें, जनवरी 2023 से ऑनवर्ड,
तो जनवरी से जून 6 महीने बनते हैं। अगर 50 रुपए पर लीटर वो कलेक्ट कर रहे हैं और 2 बिलियन लीटर्स की सेल हो रही है, तो आप लगा ले कि एक महीने में कितना आपके 100 अरब रुपए बन गए कलेक्शन। उससे 6 महीने के लिए अगर आप 50 रुपए पर लीटर लेवी लगाएं तो आपके 600 अरब रुपए हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार जनवरी से जून तक हम लोग इसकी बल्क ऑफ द कलेक्शन जो है वो कर लेंगे, और जुलाई से लेके दिसंबर तक जो मजीद 150 अरब रुपए रह गए, वो 5-5, 10-10 रुपए फी लीटर लगा के, तो इवन एट 5 रुपीज पर लीटर आपकी कितनी एट 2 बिलियन लीटर्स कोई 10 बिलियन रुपीज बन जाती है रिकवरी। तो वो उन्होंने एक प्लान इस तरह से दिया कि जुलाई में 5 रुपए लगेगा, अगस्त में 10 रुपए लगेगा, फिर सितंबर में वापस 5 रुपए हो जाएगा, फिर अक्टूबर में 15 कर देंगे, फिर उसको वापस 5 पे ले आएंगे। ऊपर नीचे करते करते हम लोग 150 अरब रुपए दिसंबर तक कर लेंगे कलेक्ट, और 600 अरब रुपए वहां से आगे कलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो प्लान था उनका, और इस प्लान के नीचे असम्पशन उनकी ये थी कि कोई कम अक्टूबर नवंबर तक आके ऑयल प्राइसेस जो अपनी नॉट रिकॉर्ड हाई बट नेवरदलेस वेरी हाई लेवल पे पहुंच गई थी। $125 पर बैरल पे पाकिस्तान ले रहा था, अंदाजन, मैं कोई आपको अप्रॉक्सिमेट बता रहा हूँ, इन द मंथ ऑफ मई। जो हमारी जो अभी मौजूदा फ्यूल प्राइसेस कैलकुलेट की गई है ना, जो अभी 234 रुपए पर लीटर है सुपर अनलेडेड का, ये एट एन इंपोर्ट प्राइस ऑफ अबाउट $125 पर बैरल पे कैलकुलेट किया गया। तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाय अक्टूबर नवंबर ये प्राइस नीचे गिरनी शुरू होगी काफी तेजी से, और उसके बाद जब ये नीचे आएगी तो फिर हमें गुंजाइश मिलेगी कि 50 रुपए हम कलेक्ट कर सकें। तो यानी कि जो भी फिर इंटरनेशनल मार्केट में रिडक्शंस होंगी उसका कुछ बेनिफिट हम खुद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और कुछ उसका इम्पैक्ट अवाम को पास ऑन करेंगे। लेकिन अली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है अगेन इन द पास्ट 1 वीक, और वो ये हुआ है कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल मुल्क जो है वो आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल एंड द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द ऑयल मार्केट। उनकी इकोनॉमीज में उनके सेंट्रल बैंक्स ने एकदम से अनाउंस किया है कि एक शार्प रिसेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जब उन इकोनॉमीज में रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केट्स पे बहुत तेजी से एकदम से महसूस होता है, क्योंकि उनकी ऑयल कंजम्पशन एकदम से गिरती है। और उस अनाउंसमेंट के फौरन बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फॉलिंग। तो जो मई के महीने में हम लोग $125 पर बैरल पे इंपोर्ट कर रहे थे, कल तक वो गिर के 108 पे आ गई थी प्राइस पर बैरल। और फ्यूचर मार्केट में जब हमने नजर मारी तो अगस्त सितंबर की जो डिलीवरीज अगर आज आप बुक कर रहे हैं तो वो लोग आपको ट्रेडर्स थे जो 101, 102, $103 पे भी दे रहे थे। तो इससे यही लग रहा है कि फ्यूचर्स मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जैसे आगे चलेंगे तो प्राइस और गिरेगी। तो इट्स पॉसिबल कि विद दिस अनाउंसमेंट ऑफ अ शार्प रिसेशन कमिंग इन द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, के ऑयल प्राइसेस विल इन फैक्ट फॉल अर्लियर एंड फास्टर देन व्हाट द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी factored into its plan. It's possible. Yani ke it's possible ke instead of January, they will have the room to start applying a 50 rupee per liter PDL in petrol and diesel pricing much earlier, and without burdening the people with further price increases at the pump. तो अगर ये भी पॉसिबिलिटी हो गई तो उनका फिस्कल प्लान जो है वो एकदम से स्ट्रेंथन होना शुरू होगा। इसकी एक फ्लिप साइड भी है कि एक लिहाज से रिसेशन इन अमेरिका एंड यूरोप हमारे फायदे में इस तरह जा रहा है कि हमारी जो एक प्राइमरी इंपोर्ट है, इतना बड़ा हमारा जो इंपोर्ट बिल है ऑयल का, वो एकदम से लाइटन होएगा हमारे लिए। फ्लिप साइड ये है कि यही मार्केट्स अमेरिका और यूरोप जो है ये हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है। ज्यादातर जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जाते हैं इन मार्केट्स में जाते हैं। तो जैसे ही वहां पे रिसेशन आएगा एक्सपोर्ट्स भी साथ साथ गिरेगी, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स और रिमिटेंसेस भी जो वहां से आती हैं वो भी हो सकता है कि मुतासर हो, क्योंकि पीपल दे विल बी लेफ्ट वर्स ऑफ, उधर ले ऑफ्स होंगे सब कुछ। तो ये उसकी फ्लिप साइड है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स एडवर्सली इम्पैक्ट हो इसकी वजह से, तो देन यू नो देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ अ काउंटर बैलेंसिंग। एक तरफ से हमें रिलीफ मिल रही होगी ऑयल प्राइसिंग पे, लेकिन दूसरी तरफ से हमें एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कम मिल रही होगी। और फिर ये देखना होगा कि ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ का आ रहा है। इज द रिलीफ जो हमें ऑयल फ्रंट पे मिल रही है, इज दैट बिगर than the adverse impact we are experiencing from the fall in exports? Are we saving more on fuel than we are losing in exports, basically?
and that will then determine the shape of the external account, the health of the external account in Pakistan. तो फिस्कल साइड पे तो कुछ रिलीफ नजर आनी शुरू हो रही है. एक्सचेंज रेट में भी कुछ अब महसूस होना शुरू हो रहा है कि स्टेबिलिटी इज नाउ रिटर्निंग. और एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है कि उसकी दोनों इनवर्ड एंड आउट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की इक्वेशन जो है वो बहुत अब्रप्टली रीवर्क होने वाली है as oil prices fall and as exports fall at the same time, and we'll see which one of these works to Pakistan's advantage more. सर इस महीने ये भी देखने में आया कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे आए हैं, रिकॉर्ड पैसे आए हैं. तो एक तो फिर वही बात कि इसकी क्या वजह हो सकती है. अभी तो इंग्लैंड अमेरिका वगैरह ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिए, और दूसरी चीज ये कि है ये हॉट मनी, जब वहां पे 5% पे चला जाएगा तो ये निकलने का चांस है यहाँ से. I don't know. I don't think so, frankly. एक दफा उधर देखें, ये जो काफी लोग, एक तो यहाँ पे जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में आपको मिल रहा है रिटर्न, दैट इज स्टिल मोर देन 5% ऑन द डॉलर. ठीक है, इट मे नॉट बी एज सिक्योर एज अ यूएस ट्रेजरी बिल, लेकिन नेवरदलेस एट 7% प्लस जो रिटर्न्स नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट दे रहा है, इट इज स्टिल बेटर देन व्हाटएवर विल बी ऑन ऑफर इन यूएस पेपर एट द पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग साइकिल ओवर देयर. मार्च अप्रैल के महीनों में बहुत बैंक्स को कॉल्स आ रही थी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से कि भाई ये लोग जो भी चेंजेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, इससे आईएमएफ प्रोग्राम मुतासिर होगा, क्या अर्ली इलेक्शंस में जाएंगे, क्या आईएमएफ प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है या नहीं जा रहा. और इसके मुताबिक वो अपने फैसले कर रहे थे कि हमने पैसे रखने हैं या नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की डायरेक्शन में जा रहा है तो देन दिस इन्वेस्टमेंट वाज नॉट सेफ. लेकिन मई के महीने तक दीज क्लाउड्स आर बिगिनिंग टू पार्ट. तब तक ये पता चलना शुरू हो गया था कि यार डिफॉल्ट नहीं होने वाला, मुश्किल फैसले जो लेने थे वो लेने शुरू हो गए हैं. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने बाद, लेकिन डायरेक्शन इज द करेक्ट वन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन. तो आई थिंक ये जब fears of default क्लियर होने शुरू हुए हैं, when these fears began to recede, तो then confidence revived and the inflows began. But why are they so high? I don't know. I mean, it's I think fair to expect that as the months go by, ये चढ़ती रहेंगी because more and more people are finding out about them. There's a demonstration effect. बिल्कुल ठीक सर. अच्छा, इस वक्त ट्विटर पे एक कैंपेन चल रही है और मुझे लगता है कि वो इसहाक डार साहब खुद ही चला रहे हैं कि इसहाक डार साहब वापस आने लगे हैं और आके वो सारे मामलात संभाल लेंगे. वैसे तो ये उनकी ख्वाहिश ज्यादा और इसमें हकीकत बिल्कुल कोई नजर नहीं आती, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हम मिनहसुल कौम अपनी नब्ज काट लें. यार कुछ ना कुछ तो काटना ही पड़ेगा हमें. I think नब्ज विल बी लेस पेनफुल. नब्ज में भी लेस पेनफुल, शायद ड्रामा थोड़ा ज्यादा हो जाए नब्ज काटने का. लेकिन आई थिंक काफी लोग जो भी अपनी गुड्डियां उड़ा रहे हैं ना, उनकी तो डोरियां कटेंगी. यार ये बड़ी अजीब चीज हो रही है. आई मीन, हियर इज मिफ्ता इस्माइल at the forefront of what is the negotiation of his life, right? He is literally right now, he's a businessman. उन्होंने कोई पिछले अपनी सारी उम्र में बड़ी डील्स कट की होंगी, मशीनरी खरीदी है, वेंडर्स अरेंज किए हैं, कस्टमर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील्स कट की होंगी, बैंकर्स के साथ नेगोशिएट किया. Nothing he has ever done has prepared him for this. You know, IMF के साथ चल रही. This is like a $6 billion deal that he has to negotiate. Hundreds of billions of rupees of incremental tax revenue. He's never dealt with this kind of money before, and he's doing it, right? वो इतने प्रेशर में कोई इंसान काम कर रहा हो तो उसको बड़े गौर से देखना चाहिए. उसकी हर पब्लिक अपीयरेंस को आप स्टडी करें एंड जस्ट ऑब्जर्व दैट मैन अंडर दैट प्रेशर. ठीक है, मैं मैन इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमारे वजीर खजाना इनवेरिएबली मैन ही होते हैं. तो उसके दौरान पीएमएलएन का अपना ट्विटर अकाउंट ट्वीट कर देता है कि यार वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, और उसकी स्क्रीनशॉट सर्कुलेट करती है तो वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं. ये यार क्या, आई मीन, ईदर दिस इज शेयर माइंडलेसनेस कि कोई जो भी उनका पब्लिक कम्युनिकेशंस हैंडल कर रहा है उसकी, आई मीन, यानी कि बिल्कुल माइंड अपना स्विच ऑफ करके ट्विटर अकाउंट ऑन किया हुआ है उस बंदे ने, या पता नहीं गलती से उनसे कोई बात निकल गई जो आई थिंक प्रीमेच्योर निकल गई और निकलनी चाहिए नहीं थी, या क्या हुआ है यहाँ पे. लेकिन इट इज टेरिबल. It's a really bad sight to see
one individual from the party taking all this pressure on his head. और पीछे से पार्टी जो है वो वहां पे ये कारनामे हो रहे हैं कि यार ये भी डार साहब आने वाले हैं और ये रूमर चल रहे हैं कि वो अभी इनको निकाल के डार को ले आएंगे और फलाना ढमकाना. नंबर वन. Number two, I think if the party does this, so it will send a very negative signal to the IMF, to Pakistan's foreign creditors, to the financial markets. जिनको स्टेबलाइज करना ही सारा मकसद है. ये मुश्किल फैसले जो लिए हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स को तो स्टेबलाइज करने के लिए कर रहे हैं, अपने फिस्कल अकाउंट्स को स्टेबलाइज करने के लिए कर रहे हैं, अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कर रहे हैं. इन सबका मकसद ही ये, इनका मकसद ये नहीं है कि डार साहब के लिए रास्ता वापसी का रास्ता खोला जाए. इनका मकसद है मुल्क को स्टेबलाइज करना. और जैसे वो स्टेबिलिटी आ रही है, आप मजीद और इंस्टेबिलिटी इंजेक्ट कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी इंजेक्ट कर रहे हैं. इस अनसर्टेनिटी को परे करना ही तो इन सारी चीजों का मकसद था. आप वो दोबारा इंजेक्ट कर रहे हैं कि भाई अच्छा हो सकता है ये बंदा चला जाए. आई थिंक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अभी वाजे करके क्लियर कर देना चाहिए, मे बी नॉट थ्रू अ डायरेक्ट स्टेटमेंट बट थ्रू सम काइंड ऑफ अ जेस्चर, कि नहीं हम लोग अभी मिड स्ट्रीम अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज नहीं करने वाले. दैट सिग्नल कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी अ सटल सिग्नल कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ साथ बैठे हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और वहां पे थोड़े बहुत इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चंस भी वो फील्ड कर लें साथ साथ. ये सिग्नल चला जाएगा कि ये सारे रूमर्स जो है वो गलत है. लेकिन अगर ये रूमर्स सही हैं तो मेरे ख्याल में then the situation is a lot more uncertain than it even appears right now. सर एक चीज पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव नहीं हो रही कि अमूमन मिफ्ता इस्माइल और शौकत तरीन जैसे लोग, ये टेक्नोक्रेट्स हुआ करते थे, इन्होंने अपने आप को पार्टीज के साथ जोड़ लिया. ये बड़ी अच्छी चीज नहीं है यार? अच्छी भी चीज है लेकिन अजीब सी भी चीज है. I mean, yes, the parties need, in my opinion, technical people who have technical expertise. इनको इलेक्शन, I mean, the gold standard is वो लोग जिनके पास technical expertise भी और जिनको इलेक्शन भी जीतनी आती है. ठीक है ना? That is the ideal, the gold standard. इस टाइप के लोग अगर आए. लेकिन on the other extreme are those people जो हैं आए हैं as technocrats लेकिन behave कर रहे हैं as politicians. So that would be people like Shaukat Tareen, for example. Other extreme, बिल्कुल, कि अभी आप तो बैंकर हैं, आपको तो लाया ही इसलिए किया था कि फाइनेंशियल मार्केट्स को संभालें, जो नहीं संभली. एक साल लुढ़कते लुढ़काते आपने कबाड़ा करके छोड़ के गए हैं. मईशत का रिजर्व्स को बिल्कुल डिप्लीट कर दिया था. खान साहब आपने देखा था पिछले दिनों खुद कह रहे थे अपने स्पीच में कि मैंने जाके आर्मी को बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे गिर रहे हैं, तो अभी आपको गवर्नमेंट ना चेंज होने दें वरना उसे मईशत को नुकसान पहुंचेगा. अरे भाई, अगर आप खुद मान रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे थे और बहुत लो थे उस टाइम पे, तो ये तो बहुत जाहिर था सबको. लेकिन अगर आप खुद इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं तो देन यू हैव टू एग्री कि द इकोनॉमी वाज हेडेड टुवर्ड्स एब्सोल्यूट डिजास्टर at that time, because as it grew, its foreign exchange reserves were depleting. That takes it in the direction of default. तो इन ग्रोथ रेट्स को तो रोकना था जिनको आप लायनाइज कर रहे हैं. अब आप खुद मान रहे हैं कि they were depleting the reserves. तो शौकत तरीन साहब का काम ही ये है कि वो अपने वजीर आजम को समझाएं कि भैया ऐसे नहीं होता. हमें ये ग्रोथ रेट्स जो हम लोग पंप कर रहे हैं इनसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को, ये आर्टिफिशियल चीज है, ओवरहीट कर रही है. वो नहीं समझा सके, वो नाकाम रहे. और अब इंस्टेड ऑफ अपनी नाकामी वो या तो समझ लें और वो बता दें दुनिया को, या वो चुप करके बैठ जाएं जैसे हफीज शेख चुप करके बैठ गए हैं, या वो I don't know, छोड़ दें फिर. क्वाइटली वापस चले जाएं जैसे 2009 में वो क्वाइटली वापस चले गए अपने बिजनेस में, कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं. वो उल्टा अब आके वापस सियासी बयान देने लग गए हैं इंस्टेड. तो ना इलेक्शन जीतनी आती है उनको, ना उनसे मईशत संभाली जाती है. तो ये किस टाइप के ना टेक्नोक्रेट रह गए हैं ना पॉलिटिशियन रह गए हैं. तो दैट्स द अदर एक्सट्रीम. इस किस्म के लोग अगर ना आए हमारी सियासत में तो आई थिंक बेहतर है, बिकॉज देन दे कम एंड दे सेल देयर एबिलिटी टू टॉक अ टेक्निकल लैंग्वेज, टू टॉक द टेक्निकल टॉक इन द सर्विस ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एंड पॉलिटिकल चैकॉनरी. तो वो ना हो तो बेहतर है. बट आई थिंक यस, इफ वी हैव टेक्नोक्रेट्स कमिंग इन हु हैव द एबिलिटी टू विन इलेक्शंस, दैट्स अ गुड साइन. And I think technocrats that come in and go out
बट दे कम इन, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, लाइक हफीज शेख। उनकी भी ठीक है, एक अपने लिहाज से एक अहमियत है, आई एग्री, कि उनको लाया जाता है काम के लिए, वो चुपचाप बैठ के अपना काम शाम करके, और जब उनकी जरूरत नहीं होती उनको बताया जाता है, वो चले जाते हैं वापस। दे बिहेव लिटरली जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। वो आके आपको हिदायत और राय नहीं देना शुरू कर देता कि आप अपना घर कैसे चलाएं और अपने बच्चे कैसे पालें, यू नो। So these are the various kind of technocrats I see floating around: the good, the bad, and the, I suppose, the non-existent. I won't say ugly, but I mean those who basically quietly get on with their work. बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। और पिछली दफा Always a हालांकि pleasure. हमने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की थी इस चीज के ऊपर कि हमें क्यों नूनी कहा जा रहा है, लेकिन वो लोग अभी भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ नूनी बल्कि आप लोग पटवारी हो। तो मैंने तो सर वाह समझौता कर लिया अपने गमों से, आप भी कर लें। यार, पटवारी और मुझे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे जब मुझे बनिया कहेंगे, यू नो, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम अर्बन तो लोग हैं। अर्बन अर्बन एरियाज में पटवारी जो होता है वो उसकी वो अहमियत नहीं होती, लेकिन बनिया इज बेटर। हाँ, क्या ख्याल है? बिल्कुल, और जितना पंजाब में जितना पटवारी कमाता है उतना शायद वजीर आजम भी ना कमाता हो, इसलिए अरे मैं तो वाह, बनना चाहता हूँ पटवारी। क्या बात। सब व्यूअर्स का देखने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपको पसंद आए ना आए, इन बोथ केसेस आपने शेयर जरूर करना है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।